अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लार्ज इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट करना। कल हमने हर्ट्सप्रंग डिजीज़ पढ़ा था, आज हमने क्लोनिक डाइवर्टिकुला पढ़ना है। ठीक है, तो क्लोनिक डाइवर्टिकुला, तो इसका नेम सजेस्ट करता है कि कोलोन में कुछ डाइवर्टिकुलम बन गए हैं। डाइवर्टिकुलम मतलब आउट पोचिंग हो गई है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आउट पोचिंग हो गई, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें ऐसे आउट पोचिंग हो जाएंगी। और वो फिर ये जो आउट पोचिंग है ये म्यूकोजा और सब म्यूकोजा से होगी, और इसको हम डाइवर्टिकुला कहेंगे। ठीक है, चलें जी, अब हम बुक से पढ़ते हैं। पहली वाली लाइन, आउट पोचिंग ऑफ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा थ्रू द मस्कुलरिस प्रोप्रिया। अब ये आउट पोचिंग कहाँ से हो रही है? हो ये सब म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की आउट पोचिंग हो रही है, लेकिन हो कहाँ से रही है? मस्कुलरिस प्रोप्रिया से हो रही है। ठीक है, तो ये देखें, आपको पता है ना कि मतलब इंटेस्टाइन की 4 मेन लेयर होती हैं। ये वाली म्यूकोजा होती है, ये सब म्यूकोजा होती है, ये मस्कुलरिस होती है और ये सीरोजा होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सब म्यूकोजा और म्यूकोजा की आउट पोचिंग हो गई। और वो कैसे हुई कि आपको पता है कि जो सब म्यूकोजा होती है उसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अब ब्लड वेसल्स आती कहाँ से है? मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको मेन सप्लाई कौन सी वेसल्स करती हैं? सुपीरियर एंड इंफीरियर मिसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती हैं ना। तो यहाँ मिसेंटेरिक आर्टरी हैं, उन्होंने वेजा रेक्टा में पहले डिवाइड हुई हैं। ठीक है, वेजा रेक्टा मतलब स्मॉल कैपिलरीज में डिवाइड हुई हैं और उन्होंने ऐसे इंटेस्टाइन को सप्लाई किया। ठीक है, तो अब इंटेस्टाइन को जब सप्लाई किया उन्होंने, तो फिर वो सब म्यूकोजा में जाती हैं और सब म्यूकोजा में अपना एक प्लेक्सिस बना देती हैं। ठीक है, और फिर वहाँ से सारे इंटेस्टाइन को सप्लाई करती हैं। लेकिन आर्टरीज एंटर तो सीरोजा और मस्कुलरिस प्रोपर्टिया से होती है ना। तो फिर अब जहाँ से वो एंटर होंगी और वो जाएंगी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा में, तो ये तो वीक पॉइंट होंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा ये मस्कुलरिस प्रोपर्टिया और सीरोजा उसको जगह देगी आर्टरी को गुजरने के लिए। ठीक है, तो ये वीक पॉइंट होंगे। तो फिर क्या होगा कि यहाँ से डिवेल्प कर जाएगा डाइवर्टिकुलम। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है रिलेटेड टू वॉल ऑफ स्ट्रेस। अभी क्या होगा कि इस पे स्ट्रेस लगेगी ना मस्कुलरिस प्रोप्रिया पे, जब भी म्यूकोजा और सब म्यूकोजा पे स्ट्रेस लगेगी तो ये आउट पोचिंग बना देंगे एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन। अब क्या होगा, पेशेंट रिप्रेजेंट कैसे करेगा? वो कहेगा मैं कॉन्स्टिपेटेड हूँ। कॉन्स्टिपेशन क्यों होगी? क्योंकि जो जो फूड होगा जो सीकम से गुजर लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर रहा होगा, तो वो ये डाइवर्टिकुला जब बन जाएंगे वो इनके अंदर एक्यूमुलेट कर देगा और डाइवर्टिकुलाइटिस कर देगा, इसकी इन्फ्लेमेशन भी कर देगा। ठीक है, अच्छा, एसोसिएटेड विद कॉन्स्टिपेशन स्ट्रेनिंग मतलब स्ट्रीक्स आएंगी उसके ब्लड उसके स्टूल में ब्लड की। एंड लो फाइबर डाइट, उसकी डाइट में फाइबर भी इंटेक बहुत कम होंगे। ठीक है, कॉमनली सीन इन ओल्डर अडल्ट, तो ये ज़्यादातर किन लोगों में देखने को मिलती है डिजीज़? ओल्डर अडल्ट में। रिस्क इंक्रीजेज विद एज, और फिर इसका रिस्क एज के साथ साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, अराइजेज वेयर वेजर एक्टा ट्रांसफर्स द मस्कुलरिस प्रोप्रिया, और ये अराइज कहाँ से करती हैं? जहाँ से वेजर एक्टा जो सुपीरियर और इंफीरियर मिसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस थी जिन्होंने सप्लाई करना था इंटेस्टाइन को, जहाँ से वो काटती हैं मस्कुलरिस प्रोप्रिया को, वहाँ से अराइज कर जाती है। ठीक है, वीक पॉइंट इन कलोनिक वॉल, और ये वीक पॉइंट होते हैं कलोनिक वॉल में। और ज़्यादातर ये कहाँ होती है? सिग्माइड कॉलोनी इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन। आपको पता है ना जो इंटेस्टाइन है उसके पार्ट्स, ये वाला होता है सीकम, ये वाला असेंडिंग कॉलोनी ट्रांसफर, और ये डिसेंडिंग कॉलोन, और ये सिग्माइड, और ये रेक्टम। और ज़्यादातर ये कहाँ होती है? सिग्माइड कॉलोन में होती है। ठीक है, एसोसिएटेड विद, अच्छा ये हो गया। यूजली एसिम्टोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी हो जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या आता है? रेक्टल ब्लीडिंग, हमारे रेक्टम से ब्लीडिंग हो गई, हेमाटोचेजिया मतलब जो स्टूल है उसके साथ फ्रेश ब्लड आएगा। ठीक है, डाइवर्टिकुलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस का मतलब है कि यहाँ जब फूड एक्यूमुलेट होगा तो इन्फ्लेमेशन कराएंगे, बैक्टीरिया वगैरह भी यहाँ आ जाएगा, तो ये इन्फ्लेम्ड कर जाएगा, यहाँ मैंने बताया था। तो इसको डाइवर्टिकुलाइटिस कहते हैं। उसके बाद क्या होगा? अपेंडिसाइटिस लाइक सिम्टम इन द लेफ्ट फ्लोर क्वाड्रेंट। अब सिग्मॉइड कोलोन आपको पता है लेफ्ट साइड पे है, तो पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसके लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होती है। ठीक है, क्योंकि सिग्मॉइड कोलोन तो यहाँ है ना, तो यहाँ डाइवर्टिकुलम बनेंगे ज़्यादातर, और फिर यहाँ पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसको दर्द होती है। अच्छा, फिस्टुला, फिस्टुला भी मान जाएगा। अच्छा, सोचें कि अब यहाँ अगला पॉइंट समझने के लिए पहले समझना होगा कि सोचें कि यहाँ देख लें, बल्कि यहाँ सिग्माइड कोलोन में अगर डाइवर्टिकुलम बना है, वो बड़ा होता जा रहा है, उसके अंदर और स्टूल एक्यूमुलेट करता जा रहा है। ठीक है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन और ज़्यादा होती जा रही है। एक पॉइंट आएगा वो रप्चर कर जाएगा। ठीक है, जब वो रप्चर करेगा तो आपको पता है कि इस रेक्टम के पीछे यूरिनरी ब्लैडर भी प्रेजेंट है, तो वो ना यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, और वो वहाँ जो बैक्टीरिया थे ना
वो यूरिनरी ब्लैडर को भी थोड़ा सा डैमेज कर देंगे, और जो फीकल मटेरियल होगा वो यहाँ से यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चला जाएगा। जब फीकल मटेरियल यूरिनरी ब्लैडर के अंदर चल जाएगा, तो जब पेशेंट यूरिन करेगा तो उसके साथ साथ एयर भी आएगी यूरिन के साथ, और कभी कभी जो यहाँ स्टूल प्रेजेंट होंगे वो यूरिनरी ब्लैडर में भी चले जाएंगे, और स्टूल के साथ भी पेशेंट आएगा, कि मतलब उसके यूरिन में थोड़ा थोड़ा स्टूल भी आ रहा है और एयर भी आ रही है। ये क्लोनिक डाइवर्टिकुला था। और ये जो डाइवर्टिकुलम होता है ना, उसको कहते हैं कोलोवेजिकुलर फिस्टुला। मतलब कोलोन से ही फिस्टुला बना, इसलिए इसको कहते हैं कोलोवेजिकुलर फिस्टुला, जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ जाकर अटैच होता है। फिस्टुला का मतलब ये नॉर्मल कनेक्शन होता है, ठीक है। अब ये डाइवर्टिकुलम इतना बड़ा होता जा रहा है कि इसने अब नॉर्मल कनेक्शन बना लिया अपने यूरिनरी ब्लैडर के साथ, तो इसको कहेंगे कोलोनोवेजिकुलर फिस्टुला। तो लास्ट वाला पॉइंट क्या है, फिस्टुला। इन्फ्लेम्ड डाइवर्टिकुलम रप्चर्स। अब इन्फ्लेम्ड डाइवर्टिकुलम है वो फट गया, रप्चर कर गया एंड अटैच टू लोकल स्ट्रक्चर, और वहाँ यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट है, उसके साथ वो लोकल स्ट्रक्चर है, उसके साथ वो जाके अटैच हो गया, और वहाँ भी उसने यूरिनरी ब्लैडर को भी डैमेज कर दिया, और उसके अंदर अपना स्टूल वगैरह बेचने लग गई, इन्फेक्शन चीज़ें। तो फिर क्या होगा, कोलोवेजिकुलर फिस्टुला। ये वाले फिस्टुला को ही कोलोवेजिकुलर फिस्टुला कहते हैं, जो डाइवर्टिकुलम और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान बनता है। प्रेजेंट विद एयर और स्टूल इन द यूरिन। अब इसमें क्या होगा, एयर प्रेजेंट होंगे या स्टूल प्रेजेंट होंगे यूरिन के अंदर। अच्छा, अब अगला टॉपिक है हमारा एनजियो डिस्प्लेशिया। इसका नाम से पता चल गया है कि एनजियो मतलब ब्लड वेसल से कुछ ये प्रेजेंट है, मतलब ब्लड वेसल की कुछ डिफॉर्मेशन है। तो अब आपको पता है कि हमारे जो ब्लड वेसल होती हैं वो सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती हैं ज़्यादातर। तो उनकी अगर सब म्यूकोजा या म्यूकोजा की मॉलफॉर्मेशन होगी, वो सही बनी नहीं है, तो वहाँ कैपिलरी बेड्स जो प्रेजेंट होंगे वो भी रप्चर कर जाएंगे ना। तो फिर जब कैपिलरी बेड्स रप्चर कर जाएंगे तो हेमाटोचीजिया होगा, मतलब कि स्टूल में यूरिन आएगा। एक्वायर्ड मालफॉर्मेशन ऑफ म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा। अब मालफॉर्मेशन होगी किसकी, म्यूकोजा की, और सब म्यूकोजा में। और सब म्यूकोजा में क्या होते हैं, कैपिलरी बेड्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी भी डिस्प्लेशिया हो जाएगा। यूजली अराइजिंग इन द सीकम, और ज़्यादातर ये कौन से पार्ट में होता है, सीकम में। ये वाले पार्ट को, पोर्शन को सीकम कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के, ठीक है। एंड राइट कोलोन, और ये राइट कोलोन में प्रेजेंट होता है, राइट साइड का। ये राइट साइड है ना सीकम, ये राइट साइड है हमारी, और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होगा, सीकम में प्रेजेंट होगा, और राइट कोलोन में प्रेजेंट होगा। ड्यू टू हाई वॉल टेंशन, क्योंकि यहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी सप्लाई करती है, तो यहाँ हाई वॉल टेंशन है इस वजह से। और कैपिलरीज रप्चर भी कर जाएंगी हाई वॉल टेंशन से, ठीक है। रप्चर क्लासिकली प्रेजेंट एज हेमाटोचेजिया, और रप्चर कैसे प्रेजेंट करेगा कैपिलरीज का, हेमाटोचेजिया, स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा होगा, और ज़्यादातर ये कहाँ होगा, ओल्डर एडल्ट में प्रेजेंट होगा। अब लास्ट टॉपिक हमारा करते हैं, बाकी पार्ट 3 में मैं बताऊंगी हेरिडेटरी हेमरेजिक टीलेंजेक्टेसिया। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये हेरिडेटरी है। तो इस ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर मतलब ये हमेशा अडल्ट्स में, ये बात आपने याद रखनी है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर जो होता है वो हमेशा अडल्ट्स में प्रेजेंट होता है। और ऑटोसोमल मतलब प्रेजेंट तो ये बचपन से ही होता है, लेकिन ये मतलब जाके रिप्रेजेंट अडल्ट में करता है। पता अडल्ट जब अडल्ट्री तक बच्चा पहुंचता है ना, फिर हमें पता चलता है कि इसके अंदर ये डिसीज़ है। लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है वो मतलब जब बेबी इन्फेंट होता है या फिर वो छोटा होता है ना, उसको तब उसमें रिप्रेजेंट कर जाता है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट एडल्ट में प्रेजेंट, और ऑटोसोमल रिसेसिव हमेशा चिल्ड्रन में प्रेजेंट होता है। तो एक तो हेरिडेटरी हेमरेजिक टीलेंजेक्टेसिया क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन थिन वॉल्ड ब्लड वेसल। अब इसमें क्या होगा, क्या अब हेरिडेटरी हेमरेजिक टीलेंजेक्टेसिया में क्या होता है मेनली कि ब्लड वेसल बन जाती हैं, एबनॉर्मल ब्लड वेसल बनती है, मतलब उनकी ज़रूरत नहीं भी होती, वो फिर भी बन जाती हैं, और वो इतनी थिन वॉल्ड होती हैं कि वो रप्चर भी करी जाती हैं। अब ये ब्लड वेसल कहाँ बनती हैं, कहीं भी बन जाती हैं, पूरे जेआईटी में बन जाती हैं, माउथ में भी बन जाती हैं, ठीक है, कहीं भी ये बन सकती है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन थिन वॉल्ड ब्लड वेसल। अब थिन वॉल्ड ब्लड वेसल बन गई हैं, और क्योंकि जीन्स की कुछ म्यूटेशन हुई है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, स्पेशली इन द माउथ एंड जीआईटी ट्रैक। और ये ब्लड वेसल कहाँ बनती है, माउथ और जीआईटी ट्रैक में बनती है। रप्चर प्रेजेंट एज ब्लीडिंग। अब जब ये रप्चर कर देंगे तो क्या होगा, पेशेंट प्रेजेंट करेगा ब्लीडिंग के साथ। ये देखें उन्होंने डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, ये देखें। अब इस पे इसको भी हेरिडेटरी हेमरेजिक टीलेंजेक्टेसिया, मतलब कि इसकी नॉर्मल ब्लड वेसल बनी हुई है, और वो बहुत थिन वॉल्ड है, और वो रप्चर की हुई है। ये देखिए माउथ पे बनी हुई है, टंग पे भी बन सकती है, पूरे जीआईटी म्यूकोजा में कहीं भी ये बन सकती है, ठीक है।
तो ये हमारा था। और जब ये जेआईटी में बनेंगी तो जब क्या कैपिलरीज रप्चर करेंगी तो वो स्टूल के साथ भी तो ब्लीडिंग होगी ना। तो जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा वो ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करेगा। पार्ट 3 में हम इसके कोलाइटिस और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम करेंगे, ठीक है। ओके जी। अल्लाह।